श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पीजीआईएमएस रोहतक में क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या नई गतिविधियां शुरू की गई हैं, किस तरह की और अच्छी मशीनरी और अच्छे काम है वो पीजीआईएमएस रोहतक में किए गए हैं। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर वरुण अरोड़ा जी को। आप पीजीआईएमएस रोहतक में प्राध्यापक हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, तो उसका कोई ना कोई थीम रहता है, कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। जी। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य किसको कहेंगे? स्वास्थ्य की परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ डे के साथ साथ उसी जी। टाइम पर परिभाषित की गई थी। स्वास्थ्य को उन्होंने शारीरिक, मानसिक और इसके साथ साथ में सामाजिक तीनों चीजों की संरचना से जो मिलकर एक स्वस्थ इंसान होगा उसी को ही वो स्वास्थ्य बोलेंगे। यानी कि इसमें सामाजिक भी शामिल है। जी। और केवल ये नहीं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, जी। अगर आप सामाजिक रूप से सबसे मिल रहे हैं, मानसिक रूप से तनाव में नहीं है, जी। ये भी स्वास्थ्य की परिभाषा में आता है। मतलब ये नहीं है कि अच्छा हट्टा कट्टा हो, 6 फुट की हाइट हो, हम उसको ही स्वास्थ्य कहें, जी। बल्कि जैसे आपने बताया कि मानसिक कोई समस्या ना हो और सामाजिक मेल जोल बढ़िया हो। जी। तो ये एक पूरी परिभाषा है स्वस्थ व्यक्ति की। जी। और इस परिभाषा में ये इसलिए सम्मिलित किए गए क्योंकि कई बार व्यक्ति बाहर से स्वस्थ लगता है जी। पर आंतरिक रूप से बहुत तनाव में होता है। जी। कई बार वो अपने आप को समाज से अलग कर लेता है, जैसे कभी डिप्रेशन हो जाए जी। या कभी एग्जाम टाइम पे उसे एंग्जाइटी हो जाए। हमें लग रहा होता है कि व्यक्ति बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकता है पर मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जी। वो सामाजिक रूप से अस्वस्थ है। तो हम उसके चहुमुखी विकास के लिए चाहते हैं कि उसके जितने भी शारीरिक, सामाजिक, मानसिक पहलू हैं, और इसके साथ चौथा वर्ड जोड़ा गया जो था स्पिरिचुअल। अच्छा। स्पिरिचुअल वर्ड बाद में जोड़ा गया जिसमें उसे कहा गया कि ये किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं, कि उसकी आस्था रहे ताकि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे। अध्यात्म से जुड़ा हुआ होना अध्यात्म से चाहिए। जुड़ा। जी। जी। वो चाहे किसी भी धर्म को मानता जी। हो। जी। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ही सारगर्भित परिभाषा है इसकी। अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए, यानी कि ये सारी चीजें एक व्यक्ति में हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए व्यक्ति के स्तर पर? सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा कि आपकी उम्र के हिसाब से, जी। आपके जेंडर के हिसाब से, पुरुष है या स्त्री है, बच्चा है, बड़ा है, जी। उस हिसाब से आपके जो एक हमारी एवरेज रीडिंग्स होती है, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो आपके खाने की डाइट के बारे में हो, उन सब की जो आपके वैल्यू आ रही है आपको अपनी जांच करानी चाहिए और उन चीज़ों के हिसाब से आपको देखना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है तो उसमें ये होता है कि कब वो खड़ा होगा, कब वो बात करेगा। इसी तरह से जब वो बड़ा होता है तो उसके साथ साथ उसके शरीर के अंदर कई बदलाव आते रहते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि पहले माना जाता था कि बुजुर्गों के अंदर ही बीमारियां होती हैं, पर आज ये परिभाषा बदल गई है। आज बच्चों में आपको मोटापा दिखेगा। जी। जो कॉलेज जाने वाला यूथ है, जिसको हम कई बार एडोलेसेंट भी कह देते हैं, उसके अंदर आप तनाव देखेंगे, चिड़चिड़ा मिलेगा, घर से लड़ाई करता हुआ दिखेगा, व्यसनों में मिलेगा। और ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं उस स्वास्थ्य की परिभाषा को अब बड़ा कर देती है कि आपको सिर्फ बुजुर्गों को नहीं देखना, बच्चा पैदा होते ही देखना है कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने तनाव की बात की, तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में तनाव देखने को आ गया है। वो स्कूल जा रहे हैं तो तनाव में है, नंबर कम आए हैं तो तनाव में, होमवर्क नहीं मिला है तो तनाव में है, स्टार नहीं मिला है। कहीं ना कहीं तनाव को बढ़ाने वाले भी हम ही हैं। जी। जीवन को सरलता से जीने का अभिप्राय था, पर जैसे जैसे संसाधन बढ़ते गए, भौतिकता बढ़ती गई, धीरे धीरे व्यक्ति की आकांक्षाएं भी बढ़ती गई। जी। उसका अनुवाद ये हुआ हमारे जीवन में। आज के प्रसंग में बात करें तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। उन्हें जितना ज्ञान होना चाहिए उससे ज्यादा ज्ञान है। कंपटीशन में है बच्चे कि आगे नहीं बढ़े तो पीछे रह जाओगे। कहीं ना कहीं जो माँ बाप है वो बच्चे के अंदर वो सफलता देखना चाहते हैं जो खुद नहीं कर सके। और उसकी वजह से जो एक बचपन जो बड़ा सरल और बड़ा ही सिंपल होना चाहिए था, मनमौजी होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ में खो सा गया है। और उसका जो
परिणाम है वो उस समय पर नहीं दिखता, वो परिणाम दिखेगा जैसे जैसे वो बड़ा होगा। बड़ा वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। जी आपने देखा होगा आजकल के बच्चे किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहते, एक मोबाइल और एक कमरा चाहिए, किसी से बस बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस समाज में फिट नहीं कर पाते और उनसे इतनी महत्वाकांक्षाएं हो जाती है कि वो उसका बोझ नहीं उठा पाते। और यहीं से जो मैंने शुरुआत करी थी कि ना केवल शारीरिक मानसिक और सामाजिक, तो ये तनाव उनमें दिखना शुरू हो जाता है और स्वास्थ्य यहीं से खराब होना खराब शुरू हो जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि अपनी जांच करवाएं और जांच में जो मानदंड है वो अगर आपके सही हैं जी, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से मैं इसी की स्वस्थ अगली कड़ी जी जोड़ता हूँ। पहला जी था मापदंड का। जी अगर आपके मापदंड ठीक भी हैं तो आपको ये जान के खुशी होगी कि इसके बाद भी रुकना नहीं है, इसके बाद भी आपको करना है कि जो आप प्रयास करते जा रहे हैं। जी कहीं ना कहीं हमारे सबके पास गाड़ियां आ गई हैं, दुपहिया वाहन आ गया है, जी तो आपने देखा होगा कि साइकिल पीछे हट गई है। जी आपने देखा होगा कि पहले लोग चलते थे, अब वो रिक्शा में ज़्यादा जा रहे हैं। जी तो हमारी जो गतिविधियाँ थी, जिसे आप योगा, व्यायाम, ये सब चीज़ें जो जुड़ते थे, एक्सरसाइज, जी जिम में जाते थे या वैसे ही पार्क में घूम लेते थे, टहल लेते थे, वो भी बहुत ज़रूरी है। जी तो जो आपकी मापदंड है, वो कहते हैं कि 1 हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तक आपको ज़रूर चलना चाहिए। और एक वो भी हफ्ते में 1 हफ्ते में जी 150 मिनट। जी कोई ना कोई आप हॉबी ज़रूर रखिए, चाहे वो खेलने की हो, दौड़ने की हो, रस्सी कूदने की हो, खो-खो की हो, कोई भी ऐसा गेम हो, आपको ज़रूर अपने आप को रखना चाहिए। साथ में इसके बाद आपका जो मानसिक तनाव है, उसे दूर करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए जी या फिर आपको कोई सत्संग में जाना चाहिए। कहीं न कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रखना चाहिए। कई बार मापदंडों के अंदर बीमारी नहीं आ पाती, जी वो पीछे छुप रही होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, आजकल आपने देखा होगा युवाओं में हार्ट अटैक बहुत हो रहा है। जी आपने सुना होगा जी कि पहले जो 60 में होते थे, अब वो 40 में आ रहे हैं। जी उसका कारण ये रहा कि जो हमारा खान-पान था, ये अब तीसरी चीज़ आ गई। जी पहला मापदंड, जी दूसरा एक्सरसाइज़, तीसरा खान-पान। खान-पान की वजह से क्या हुआ कि जो बच्चों में कोका कोला, चिप्स और ये सब आ गया, उसका असर तब नहीं दिख रहा। जी आपके मापदंड ठीक दिख रहे हैं, पर उसका असर आपको अब जवानी में दिखेगा। 25-30 साल के अंदर उसे कहीं न कहीं उसकी जो नाड़ियाँ हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा। जी तो खान-पान, व्यायाम, अपनी रेगुलर जाँच कराएँ। जैसे-जैसे आपकी उम्र हो रही है, उस हिसाब से आप देखिए कि कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे 40 के बाद के, 50 के बाद के, उन टेस्टों को कराएँ। ये सब एक अच्छे स्वस्थ पुरुष या महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी, डॉक्टर साहब, आपने खान-पान का बताया है, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। सबसे पहले बात करें हम जाँच की या मेडिकल की जो सुविधाएँ हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो अपने हरियाणा में क्या स्थिति है? हरियाणा में अच्छी बात ये है कि हरियाणा में हमारा स्वास्थ्य जितने भी संस्थान हैं, उसका एक अच्छा नेटवर्क जी, फैला हुआ है। जी, सबसे नीचे लेवल पर हमारा हेल्थ सब सेंटर होता है, जो 5,000 की पॉपुलेशन पर है। जी, उसके बाद 30,000 पे हमारा होता है पीएचसी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जी, यहाँ से हमारे डॉक्टर्स की उपलब्धता शुरू हो जाती है। 1 लाख पर हमारा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम सीएचसी बोल देते हैं। जी, यहाँ पर हमारे पास 6 से 8 डॉक्टरों की एक टीम होती है। जी, इसके ऊपर 3 से 5 लाख पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है और उसके बाद 5 से 10 लाख के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। इन सब के ऊपर एक टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जिसको जैसे पीजीआईएमएस रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, जी, ये जहाँ पर आपको स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी सब तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जी। डॉक्टर साहब, अपने यहाँ पीजीआई रोहतक की अगर हम बात करें, तो इसमें किस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं? पीजीआईएमएस रोहतक हरियाणा का सबसे पुराना जी, संस्थान है। 1962 से ये लोगों की सेवाओं में तत्पर है। प्रतिदिन 7 से 8,000 की ओपीडी, 2200 से ज़्यादा बेड, जी, 1.5 से 2 लाख के करीब पर साल इसमें एडमिशन होते हैं। इसके साथ में हर दिन 700 से 800 के करीब इमरजेंसी के मरीज भी देखे जाते हैं। जी, इसके साथ में बहुत सारी ऐसी सेवाएं जिसमें आप मान के चलिए कि पूरे नॉर्थ इंडिया में हम अव्वल नंबर पर आते हैं। जी, जैसे हमारे यहाँ पर ब्लड डोनेशन में हमारे प्रति वर्ष 17,000 से ज़्यादा यूनिट इकट्ठी होती हैं। जी, हमारे लेबर डिपार्टमेंट में
एक साल के अंदर 11 से 12 हज़ार डिलीवरी होती है, जी, जिसमें हमारे पास हाई रिस्क केसेस बाहर से रेफर किए जाते हैं और उनके अंदर सिजेरियन की सुविधा, नए बच्चे पैदा होने पे नवजात आईसीयू, इसके साथ साथ सुपर स्पेशलिटीज, आप जितने भी सुपर स्पेशलिटी बोलेंगे वो सब पीजीआईएमएस के अंदर उपलब्ध है। जी, और इसके साथ साथ ना केवल उनका इलाज, उनके जितनी हमने बात करी थी कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास मेडिटेशन रूम है, हम बच्चों को टीके भी लगाते हैं। हमारा रूरल और अर्बन के अंदर भी 3.5 लाख का नेटवर्क है, जहाँ पर हम 3.5 लाख लोगों के ऊपर अपनी सेवाएं देते हैं। तो जी, इस तरह से पीजीआईएमएस अलग अलग तरीके से सेवा दे रहा है। पीजीआईएमएस के अंदर 5 कॉलेज हैं, जी, जिसके अंदर पहला पीजीआईएमएस, दूसरा पीजीआईएस डीएस डेंटल कॉलेज, जो हमेशा पिछले 5-6 सालों से पूरे भारतवर्ष के टॉप 10 डेंटल कॉलेजेस में आ रहा है। यानी इसके ऊपर के 10 जो बिल्कुल विद्यालय पूरे हैं, भारतवर्ष के, महाविद्यालय हैं। हाँ, 10 जी, से भी मैं कहूँगा पिछली बार चौथे नंबर पे आया है, तो जी, टॉप 5 में भी आ रहा है जी, और पीजीआईएमएस भी टॉप 30 के अंदर आ रहा है। जी, इसके साथ साथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी और इसके साथ में कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये 5 इनके कॉलेज हैं। 3,000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। जी, तो मेडिकल कॉलेज ना केवल इलाज, बल्कि इसके साथ साथ में एजुकेशन शिक्षा। और इसके साथ साथ में रिसर्च, इन तीनों में बहुत अग्रणी है। जी। डॉक्टर साहब थोड़ी-सी सुविधा के बारे में बात करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत महँगी होती हैं और हर एक के बस की बात नहीं होती है वो लेकिन क्योंकि आवश्यकता होती है तो नई-नई मशीनें इज़ाद भी होती हैं और उनका प्रयोग भी किया जाता है। तो अपने यहाँ इस तरह की कितनी मशीनें होंगी? देखिए, मशीनें तो हमारे पास अलग-अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी हैं, जी, पर कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनका अभी पीजीआईएमएस के अंदर इज़ाफ़ा हुआ है, जो जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, आज के संदर्भ में कैंसर बढ़ता जा रहा है जी, और कैंसर पहले सिर्फ़ तम्बाकू खाने से होता था, आजकल हमारे डेली की लाइफ़स्टाइल की वजह से भी हो रहा है। इसके लिए अभी-अभी हमारे यहाँ पर एक लीनियर एक्सेलरेटर मशीन आई है, जी, जो कैंसर को बहुत जल्दी भाँप लेती है, जाँच लेती है और उसका इलाज जल्दी हो जाता है। जी, ये जाँच में भी और उसके इलाज में भी, दोनों में ही बहुत प्रभावशाली है। जी, इसके साथ-साथ आपने सुना होगा आजकल किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जी, जिसके अंदर कई बार या तो शुगर की वजह से, बीपी की वजह से या अन्य कारणों की वजह से उसे डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। जी, तो डायलिसिस की भी अभी-अभी 10 मशीनें हमारे पास और आई हैं। जी, इसके साथ में पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हम डायलिसिस चला रहे हैं। जी, इसके साथ में पीजीआईएमएस के अंदर जो जाँच के लिए हमारे पास सीटी और एमआरआई, इन मशीनों का एक पूरा अच्छा संख्या में हमारे पास ट्रॉमा सेंटर में, पुरानी बिल्डिंग के अंदर, ओपीडी के अंदर, सब जगह पर सीटी एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है, जो सुचारू रूप से चल रही है। इसके साथ-साथ में हमारे डेंटल कॉलेज के अंदर भी अभी कैंसर स्क्रीनिंग के लिए नई मशीनें आई हैं। जी, कुछ बसें ब्लड डोनेशन के लिए आई हैं और साथ में कैंसर की जाँच के लिए, ताकि गाँव-गाँव जाकर भी हम कैंसर की जाँच कर जाँच कर सकें। इसके साथ-साथ हमने अपने आईसीयू के नेटवर्क को बढ़ाया है। आईसीयू में हमारी जो एडवांस मशीनें हैं, हमारे पास आज की डेट में 250-300 के करीब आईसीयू के बेड हैं। हमारे पास नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी नवजात शिशुओं की आईसीयू है, जी, जिसमें अभी 28 बेड और जोड़े गए हैं और पहले से भी उसमें 150 बेड थे। और इस आईसीयू के जो पूरा नेटवर्क में कोई भी बच्चा अगर जिसको ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ तक सुविधाएँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ-साथ में बहुत सारी ऑपरेशन की मशीनें हमारे पास, लेटेस्ट मॉड्यूलर ओटी, जिसके अंदर आईसीयू बेड्स भी हैं, नई मशीनें भी हैं, इन सब का इसके अंदर हमने इज़ाफ़ा किया है। और अभी अभी अगले चरण में जो लंग कैंसर होता है, उसके लिए भी हमारा जो अस्पताल है, वो अग्रणी निकल के आया है। हमारे यहाँ पर लंग कैंसर से रिलेटेड रिसर्च बहुत फेफड़ों हो का रही है, कैंसर जो होता है। फेफड़ों का जी, कैंसर, जी, और इसके लिए फाइब्रोस्कोप मशीन होती है, जो अंदर जाकर उसको कैंसर को देखती है, वो भी हमारे यहाँ पर आ चुकी है। जी, इसके साथ में हमारे पास एंडोस्कोपी की मशीनें, लेप्रोस्कोपी की मशीनें, जिसे दूरबीन की मशीनें कहते हैं, जी, ये सारी मशीनें हैं। अगर किसी को पथरी है, तो पथरी का इलाज भी है और साथ में हमारे पास जो दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जी, नई कैथ लैब बनी है। कैथ लैब जिसके अंदर हार्ट अटैक के मरीज़ों का इलाज होता है। साथ में हमारे पास एक एक्मो की मशीन है, जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो हमारे पास
आज की डेट में बहुत सारे ऐसे जो प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं होती वो सुविधाएं भी पीजीआईएमएस प्रदान कर रहा है। समस्या भी है, समस्या जी। यह है कि हमारे पास पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। जी। जैसा मैंने आपको बताया कि 8,000 की ओपीडी, 1.5 लाख से ज़्यादा एडमिशन, हमारी बेड ऑक्यूपेंसी भी 90% से ऊपर जाती है कि सारे बेड भी भरे रहते हैं। कई बार तो आपने सुना होगा एक-एक बेड पे 2-2 भी जी। लेटाने पड़ते हैं। जी। तो हमारे पास बस समस्या ये है कि जितना पेशेंट लोड है उस हिसाब से मशीनें उतनी नहीं है, जिसके लिए और माँग करी गई है। डॉक्टर्स की भी संख्या थोड़ी कम है, जिसको और बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। पर आज भी अगर हम कहें कि 7-8 हज़ार की ओपीडी एक आपको दर्शाती है कि लोगों का भरोसा आज भी पीजीआईएमएस पे बहुत ज़्यादा है। जी। तो साहब आप जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, जी। दिन में अगर होता है तो चलो उसको कुछ न कुछ जानकारी मिल जाएगी, पता चलेगा, लेकिन सुबह है या रात को, देर रात को होता है, तो उसको सबसे पहले कहाँ संपर्क करना चाहिए? अगर कोई इमरजेंसी का केस आता है, जी। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट का आपात केस है, स्थिति कोई होती है। आपात स्थिति किसी भी तरह की, जी। किसी को पॉइजनिंग हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया या इसके साथ-साथ किसी को बर्न हो गया, कहीं हो गया, ऐसी जल सिचुएशन गया, में आप कट-फट वेट गया है। नहीं कर सकते। जी। इसके लिए हमारे पास 2 बिल्डिंग्स हैं। अगर उसको कोई भी ऐसा केस है जिसके अंदर मान लीजिए पॉइजनिंग, बीपी बढ़ गया, कोई लकवा हो गया, तो उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी विभाग है, जी। आपातकाल विभाग बोलते हैं। जी। और इसी को आगे अपग्रेड करके हमने एक और ट्रॉमा सेंटर बनाया है। ट्रॉमा सेंटर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का एपेंडिसाइटिस हो गया, किसी को सर्जरी की कोई अभी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए तत्काल हमने आवश्यकता होती 120 बेडेड का हमने ट्रॉमा सेंटर भी खड़ा कर दिया है, जिसमें 21 के करीब आईसीयू बेड है, है। जी। बाकी जनरल वार्ड है और 24 घंटे ये दोनों इमरजेंसी भी और हमारा ट्रॉमा ये सेंटर भी जी। अपनी सुविधाएं दे रहा है। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए थोड़ी देर रुका जा सकता है, उसके लिए हमारे अलग-अलग जगह पर ओपीडी चलती है। हमारे पास एक चौधरी रणवीर सिंह ओपीडी है, जिसके अंदर हमारी जनरल ओपीडी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, पीड्स, गायनी और मतलब ईएनटी, सभी स्किन, विभाग हैं सब तकरीबन। विभाग हैं। जी। इसके साथ में एक सुपर स्पेशलिटी विभाग में भी ओपीडी चलती है, जी। जिसका नाम लाला श्यामलाल सुपर स्पेशलिटी विंग है। जी। यहाँ पर हृदय के रोग, किडनी की बीमारी, किसी को पेट की कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, इसके साथ में दिमाग की नसों की बीमारी हो, किसी को छाती में दिक्कत हो रही हो, इन सब के लिए भी हमारे पास लाला श्यामलाल की बिल्डिंग है। जी। दांतों की कोई दिक्कत हो तो उसके लिए डेंटल की ओपीडी है। जी। तो अलग-अलग जगह पर ओपीडी है। 24 घंटे के लिए इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर है। जी। इसमें डॉक्टर साहब प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? एक कार्ड बनवाने की जी। जो है और तो उसके बाद में उस विभाग तक जाने की? जी, तो इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी जी। इन सब जगह पर कार्ड बनाने की सुविधा है। अच्छी बात यह है कि मरीजों की संख्या देखते हुए हमने हर विभाग की अलग कार्ड बनाने की सुविधा रखी हुई है, अच्छा। ताकि व्यक्ति को कहीं और ज़्यादा भटकना ना पड़े। जी। अगर आप मेडिसिन में दिखा रहे हैं तो मेडिसिन के लिए भी ओपीडी कार्ड, ऑर्थो के लिए अलग से ओपीडी कार्ड, सबकी लाइनें अलग रखी हुई है। जी। इमरजेंसी ट्रॉमा कार्ड के अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलेगा, जहाँ पर आपका ओपीडी कार्ड बनेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ कोई नहीं है, तो उसके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है, निःशुल्क उनका कार्ड वहाँ पर भी बन जाता है। कार्ड बनने के बाद वो अगर ओपीडी में है तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसकी देखकर उसको दवाइयाँ लिखेगा और कुछ जाँच लिखेगा। जी। उसके बाद हर हमारे पास 3 फ्लोर हैं अलग-अलग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और एक थर्ड फ्लोर भी है। 3 तो मंजिल हाँ का। जी, जी। 3 मंजिला बिल्डिंग है। जी। तो हर फ्लोर पे भी और ग्राउंड फ्लोर पे भी 4 जगह जाँच के लिए अलग-अलग डेडिकेटेड एरिया है। जी। जैसे 75, 175, 275, एक 75 नंबर कमरा है जो हर फ्लोर पे है, जिस पर आप जाकर अपनी खून की जाँच करा लेंगे। जी। आपने एक जगह सैंपल देना है, वो अपने आप जहाँ-जहाँ जाँच होगी उस लैब में पहुँच जाएगा। जी। इसके साथ ही अगर कोई एक्स-रे हो बोला जाता है तो उसी समय पर ग्राउंड फ्लोर पे एक्स-रे की सुविधा भी उपलब्ध है, सीटी, एमआरआई की भी सुविधा उपलब्ध है। सीटी, एमआरआई की आपको डेट मिलती है ओपीडी बेस पे, पर अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में आता है तो ट्रॉमा सेंटर में उसका साथ-साथ सीटी, एक्स-रे तभी हाथों-हाथ उसे दे दिया जाता है, ताकि उसके उपचार में किसी भी तरह का विलंब ना हो। जी। डॉक्टर साहब कई बार ये होता है कि दवाई कुछ लिख दी जाती है और वो बाहर चक्कर लगाते हैं, नहीं मिल पाती है, तो क्या दवाई की भी कोई सुविधा रहती है? हमारे यहाँ पर जैसे ही किसी का इलाज लिखते हैं, वो जी। दवाइयों में से जितनी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, हमारे यहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ केंद्र है, दवाई केंद्र है जी। और ऐसे एक नहीं 8 से 12 केंद्र हैं। भीड़ बनने पे हम 12 भी वो चला देते हैं, ताकि व्यक्ति को ज़्यादा देर
वेट ना करना पड़े। जी, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, अगर वो उपलब्ध नहीं है, तो हमने ओपीडी के अंदर ही जन औषधालय भी खोल दिया है। अच्छा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम थी कि हर व्यक्ति को बहुत ही सस्ते रेट पे दवाइयाँ मिले, तो जो दवाइयाँ वहाँ नहीं मिल पाती, उसको जन औषधालय पे उपलब्ध कराया जाता है। और अभी जन औषधालय की और ब्रांचेस खोलने का हमारा अगला प्लान है। इसके साथ-साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले लोग जाँच कराते थे और रिपोर्ट के लिए दोबारा लाइन में खड़े होते थे। जी, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जैसे ही डॉक्टर ने उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखा, दवाइयाँ वो तभी ले लेगा और उसको 1 हफ्ते की, 1 महीने की जी, जितनी भी डॉक्टर ने लिखी है वो दवाइयाँ उसे दी जाती है। जाँच उसके मोबाइल पर अपने आप वो घर हो जाए। बैठे भी चेक कर सकता है। जी, तो ऐसा नहीं है कि उसे दोबारा ओपीडी में आना पड़ेगा, जी, और अगर उसकी जाँच की रिपोर्ट में कुछ खराबी है तो वो दोबारा दिखा सकता है, नहीं तो दवाइयों का सेवन कर सकता है और 1 महीने 2 महीने बाद भी ओपीडी में आके दिखा सकता है। जी। डॉक्टर साहब इसके अलावा कुछ इस तरह की भी सेवाएँ रहती हैं जैसे नेत्रदान की है और देहदान की इस तरह जी। की भी? आज के समाज में मैं इस मंच से बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का जनसंपर्क अधिकारी भी हूँ। जी, अंगदान, नेत्रदान, महादान। जी, आज के समय में हमारा पीजीआईएमएस एक मैं कहूँगा अव्वल दर्जे का सेंटर माना जाता है किडनी ट्रांसप्लांट में। अब तक 30 से ज़्यादा सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं। जी, किडनी प्रत्यारोपण जिसको हम बोलते हैं, और उसमें किडनी प्रत्यारोपण में बस देरी इसलिए होती है कि उसके मैचिंग की हमें किडनी नहीं मिल पाती। जी, सरकार का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहा जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसप्लांट सर्जन, ट्रांसप्लांट फिजिशियन, अलग से ओटी सब चीज़ों की सुविधाएँ दी हैं और उन्होंने 30 से ज़्यादा सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। इसके साथ-साथ में हमारे यहाँ पर कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है आई जी, डिपार्टमेंट में, और हमारा सेंटर सरकार के द्वारा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर टिश्यू ट्रांसप्लांट। तो हमारा टिश्यू ट्रांसप्लांट एक सर्टिफाइड सेंटर होता है जहाँ पर आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हो। तो उस जगह पर कई महापुरुष आते हैं, कई जी, लोग वहाँ पर फॉर्म भी भरते हैं, कई जी, लोग अपना देह दान दे जाते हैं ताकि बच्चे उस पे रिसर्च कर सकें, सीख सकें, और कुछ अपने शरीर के अलग-अलग अंगों का भी दान दे देते हैं। तो आज के समय में इसकी हमें बहुत आवश्यकता है कि लोग आगे बढ़ें, जी, फॉर्म भरें और उसके बाद अपने आस-पास वालों को भी प्रेरित करें। डॉक्टर तभी ऑपरेट कर सकता है जब उसके पास कोई सामान होगा, और सामान आजकल समाज के पास है। जब वो देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जी, आगे इसी में हम चाहते थे कि बताना कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी कोशिशें चल रही हैं कि वो भी हमारे यहाँ पे शुरू किया जाए। जी। डॉक्टर साहब ये सब सुविधाएँ इनको देखते हुए और जिस तरह आपने बताया भी स्टाफ की उसी के अनुसार उपलब्धता हो, ये सारी चीज़ें होती हैं और इसके बावजूद आप सब मेहनत कर रहे हैं और सभी रोगियों को उचित उपचार आप दे रहे हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? क्या आप चाहते हैं कि जो पेशेंट आते हैं, जो रोगी आते हैं, वो किस प्रकार से आपका सहयोग करें? अ, सबसे पहले तो बस मैं इतना कहूँगा कि डॉक्टर भी आपका घर के बच्चे की तरह है, जी, इंसान है, जी, और डॉक्टर की पढ़ाई में ओपीडी में बैठने से पहले 10 साल से ज़्यादा वो पढ़ाई करके आता है, जिसमें 5.5 साल की एमबीबीएस और 3 साल की एमडी और 1-2 साल तैयारी करते हुए 10-12 साल लग जाते हैं। जी, आपसे बस इतना अनुरोध है कि कृपया करके उसको जो मान-सम्मान मिलना चाहिए, जो थोड़ा-सा उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा डॉक्टर कुछ नहीं चाहता। जी, सरकार जो हमारे को सुविधाएँ देती है वो पर्याप्त है। कोशिश की जाती है कि जो इलाज हो सके वो निःशुल्क हो सके। बस इतना कि कभी भी डॉक्टर पे हाथ ना उठाएँ, डॉक्टर को ये ना सोचे, क्योंकि आजकल जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है वो कहीं न कहीं छिन-भिन्न हो रहा है जी, प्राइवेट अस्पतालों में देखते हुए, जी, कि कहीं मेरे से ज़्यादा तो नहीं ले लिया, ये जी, जाँच क्यों कराई है। जी, मैं इतना बताना चाहता हूँ, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है समाज में जो किसी का जान लेना चाहे या किसी के साथ गलत करे। अगर कभी कहीं पर इन्फॉर्मेशन गैप है तो उसको ज़रूर दायरे को पूरा करिए। भरोसा रखिए, आपकी जान जो है वो सही हाथों में है, और बस इतनी ही उम्मीद है कि आप उसे अपना घर का, अपने समाज का बेटा या अपना पुत्र समझें, इतने में ही उसका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। जी। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर वरुण अरोड़ा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।